हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2। सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। ना कोई पेपर था, ना पेन, ना ही कोई कंप्यूटर। तो फिर आखिर हमारे एंसेस्टर्स ने अपनी कहानियां, अपना ज्ञान, अपनी हिस्ट्री जिंदा कैसे रखी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, राइट? आज हम इस पजल को सॉल्व करने वाले हैं। We're going to be detectives, uncovering the secrets of how ancient India recorded its past. Ready? चलो, लेट्स डाइव इन। ओके सो हमारी इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला क्लू ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हाथ में पकड़ सकते हो। ये है इंसान की सबसे बड़ी ताकत, मेमोरी, यानी बोली हुई बातें। हिस्ट्री की पहली आवाज लिखी नहीं गई थी, उसे सुनाया जाता था। जस्ट इमेजिन दिस। हजारों साल पहले एक कम्युनिटी आग के पास बैठी है और एक स्टोरी टेलर उन्हें उनके पूर्वजों की कहानियां, उनकी मिथोलॉजी और उनकी सोसाइटी में आए बदलावों के बारे में बता रहा है। यही थी हिस्ट्री अपनी सबसे पहली फॉर्म में, ओरल रिसाइटल्स, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सिर्फ और सिर्फ इंसानी याददाश्त के दम पर। अमेजिंग इज। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्लू की तरफ। यहां से इंसानियत ने बोलने से लिखने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। बट ये क्लू एक बहुत ही एक्साइटिंग और अब तक अनसॉल्व्ड पजल है जो आज भी हिस्टोरियंस को पजल करता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। We're talking about the third millennium BCE. That's like almost 5,000 years ago. हड़प्पन सील्स और आर्टिफैक्ट से हमें ये प्रूफ मिलता है कि इंडिया में आर्ट ऑफ राइटिंग बहुत बहुत पहले से जानी जाती थी। इस एक डिस्कवरी ने इंडियन राइटिंग की पूरी टाइमलाइन ही बदल कर रख दी थी। ज़ाराज इन सील्स पर बने सिंबल्स को देखो। एक तरफ ब्यूटीफुल एनिमल कार्विंग्स हैं और दूसरी तरफ ये मिस्टीरियस कैरेक्टर्स, बिल्कुल एक एंशिएंट सीक्रेट कोड की तरह। ये है इस सॉलिड प्रूफ। एक ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक ऐसी सिविलाइजेशन से जो हजारों साल पुरानी है। और यहाँ आता है हमारी डिटेक्टिव स्टोरी में ट्विस्ट। इतना सॉलिड एविडेंस होने के बाद भी आज तक कोई भी हिस्टोरियन या एक्सपर्ट हड़प्पन स्क्रिप्ट को सक्सेसफुली डिसाइफर नहीं कर पाया है। ये आज भी इंडिया की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज में से एक है, जैसे एक बंद तिजोरी जिसके अंदर एक पूरी सिविलाइजेशन के राज कैद हैं। तो सदियों तक इंडिया का पास्ट या तो कहानियों में जिंदा था या फिर एक ऐसी स्क्रिप्ट में बंद था जिसे हम पढ़ नहीं सकते थे। बट फिर आया एक ब्रेक थ्रू, एक ऐसा मोमेंट जब हिस्ट्री ने हमसे साफ साफ डायरेक्टली बात करना शुरू किया, जब पत्थरों ने बोलना शुरू कर दिया। तो यहाँ आता है सबसे क्रूशियल पॉइंट। इंडिया के सबसे पहले नोन रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ हिस्टोरिकल नेचर, जिनको हम एक्चुअली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, वो आते हैं 3rd सेंचुरी BCE से, यानी अ ग्रेट मौर्यन एम्परर अशोका के टाइम से। देखो, अशोका ने अपने मैसेजेस पेपर पर नहीं लिखवाए। उन्होंने अपने रॉयल कमांड्स को, मतलब अपने शाही फरमानों को, नेचुरल रॉक्स और बड़े बड़े स्टोन पिलर्स पर खुदवाया। इन्हें ही कहते हैं एडिक्ट्स। आप इनको एंशिएंट बिलबोर्ड्स की तरह समझ सकते हो, जहां से राजा अपनी प्रजा से डायरेक्टली एंड परमानेंटली कम्युनिकेट करता था। और यही वजह है कि ये एडिक्ट्स इतने इतने इंपॉर्टेंट है। इन इंस्क्रिप्शन से हमें मिलती है कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन, राजाओं की डेट्स, उनके एम्पायर का फैलाव, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स, और यहाँ तक कि उस समय के क्लाइमेट और फैमिन्स के बारे में भी। पहली बार हिस्ट्री सिर्फ एक कहानी नहीं थी, इट हैड फैक्ट्स, फिगर्स एंड प्रूफ। अब चलते हैं अपने अगले पीस ऑफ एविडेंस की तरफ। ये बिल्कुल एक स्पेसिफिक केस फाइल की तरह है, सीधे मॉडर्न पीरियड से। ये एक छोटी सी प्लेट है, लेकिन उस दौर के डे टू डे गवर्नेंस के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये है सुहागरा कॉपर प्लेट। इसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में डिस्कवर किया गया था। ये मॉडर्न पीरियड का एक इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है और हमारी इन्वेस्टिगेशन का एक की पीस ऑफ एविडेंस। लेट्स ब्रेक इट डाउन लाइक अ डिटेक्टिव। चलो क्लूज को देखते हैं। ऑब्जेक्ट एक कॉपर प्लेट, स्क्रिप्ट ब्राह्मी, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट के अनलाइक हम पढ़ सकते हैं। इस पर कुछ सिंबल्स हैं, जैसे ट्री इन रेलिंग और माउंटेन, जो उस दौर के सिक्कों पर भी मिलते हैं। एक और सिंबल ग्रामरी, यानी अनाज के गोदाम को इंडिकेट करता है। तो इससे हम किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं? ये इंस्क्रिप्शन एक रॉयल ऑर्डर है जिसमें लिखा है कि अकाल यानी फैमिन के टाइम पर पब्लिक ग्रैनरीज में स्टोर किए गए अनाज को सावधानी से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। सोचो, इट्स एन अमेजिंग इनसाइट कि उस समय ऐसी क्राइसिस के लिए क्या प्रिकॉशंस ली जाती थी। तो इन सारे एविडेंसेस को एग्जामिन करने के बाद वी आर एट द क्लाइमैक्स ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन। जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, कहानियां, अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट, बोलने वाले पत्थर, वो सब हमें एक क्रूशियल टेकअवे तक ले जाता है।
सो पेन एंड पेपर रेडी, बिकॉज दिस इज योर एग्जाम अलर्ट। सवाल बहुत सिंपल है, बट इसका आंसर हमारी पूरी डिटेक्टिव स्टोरी का कंक्लूजन है। What are the earliest known written documents of a historical nature in India, जिनको हम actually पढ़ और समझ सकते हैं? And the answer is Emperor Ashoka's edicts from the 3rd century BCE. ये बात हमेशा याद रखना, हरप्पन स्क्रिप्ट पुरानी जरूर है, बट वो अनडिसाइफर्ड है। सबसे पुराने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो हमें पास्ट की एक क्लियर रीडेबल विंडो देते हैं, वो है अशोका's inscriptions. This is the crucial point. So let's quickly summarize our case. हमारी जर्नी शुरू हुई ओरल ट्रेडिशंस की कहानियों से, आगे बढ़ी हरप्पन स्क्रिप्ट के अनसॉल्व्ड मिस्ट्री तक, और फाइनली हमें ब्रेक थ्रू मिला अशोकन एडिक्ट्स के साथ। फ्रॉम विस्पर्स टू स्टोन, दैट्स द जर्नी ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस इन एंशिएंट इंडिया। और इसी के साथ आज की फाइल बंद होती है, लेकिन मैं आपको इस एक सोच के साथ छोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा कि कैसे पत्थर और कॉपर प्लेट्स हमसे हजारों साल बाद भी बात कर सकते हैं। अगर ये और बोल पाते, तो आपको क्या लगता है हमारे पास्ट के कौन से सीक्रेट्स रिवील करते? सोचिएगा जरूर, एंड कीप दैट क्यूरियोसिटी अलाइव। आपने कभी सोचा है कि जो इतिहास हम और आप पढ़ते हैं, उसे आखिर लिखता कौन है? देखिए, इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। ये एक कहानी है, और ये कहानी कौन सुना रहा है, किस नज़रिए से सुना रहा है, इससे सब कुछ बदल जाता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि भारत की कहानी को कैसे कैसे लिखा गया और किन अलग अलग नज़रों से देखा गया। तो आज हम 3 अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को कैसे पेश किया। उसके बाद हम कुछ ऐसे यूरोपियों की बात करेंगे जिनका नजरिया बिल्कुल अलग था। और आखिर में हम जानेंगे कि कैसे भारतीय इतिहासकारों ने अपनी कहानी कहने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजों के नजरिए की। देखिए, जब कोई देश आप पर शासन कर रहा हो, तो वो इतिहास क्यों लिखेगा? जाहिर है, अपने शासन को सही ठहराने के लिए, उसे जायज़ दिखाने के लिए, और यही उनके लिखे इतिहास का मूल मकसद था। और इस कहानी में एक बहुत बड़ा नाम आता है जेम्स मिल का। ये उन शुरुआती ब्रिटिश इतिहासकारों में से थे जिन्होंने भारत पर एक बहुत मोटी सी किताब लिखी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये किताब 1817 में आई और इसने वाकई खेल बदल दिया, लेकिन हमेशा अच्छे के लिए नहीं। सीधी सी बात है, मिल की किताब अनबायस्ड या निष्पक्ष बिल्कुल नहीं थी। ये भारतीय संस्कृति को लेकर पूर्वाग्रह, मतलब प्रीकंसीव नोशंस से भरी हुई थी। इसका असली मकसद भारत को समझना था ही नहीं, बल्कि ये साबित करना था कि भारतीय समाज कितना पिछड़ा हुआ है और अंग्रेजों का शासन कितना जरूरी है उसे सभ्य बनाने के लिए। और ऐसा सोचने वाले सिर्फ मिल अकेले नहीं थे। ग्रांट डफ जैसे और भी कई ब्रिटिश अफसर थे। उन्होंने मराठाओं पर एक किताब लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ द मराठास, जिसमें मराठा इतिहास को बहुत गलत तरीके से दिखाया गया। तो आप देख रहे हैं, ये एक पैटर्न था भारत की एक नेगेटिव इमेज बनाने का। लेकिन क्या हर यूरोपियन ऐसा ही सोचता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्वानों का एक दूसरा ग्रुप भी था जिन्हें हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, और उनका नजरिया एकदम अलग था। तो इन दोनों में फर्क क्या था? जमीन आसमान का। एक तरफ थे कॉलोनियल इतिहासकार जिनका मकसद था भारत को नीचा दिखाकर अपने राज को सही ठहराना, और दूसरी तरफ थे ओरिएंटलिस्ट जो असल में पूर्वी संस्कृति को समझना चाहते थे, उसका सम्मान करते थे। उनका मकसद ज्ञान खोजना था, शासन करना नहीं। तो ये ओरिएंटलिस्ट थे कौन? आसान भाषा में, ये यूरोप के वो स्कॉलर्स थे, वो विद्वान थे जिन्हें पूरब की सभ्यता, यहाँ की भाषाएं, यहाँ का ज्ञान, इन सब में बहुत दिलचस्पी थी। वो भारत को एक खजाने की तरह दिखते थे जिसे वो खोजना चाहते थे। और अगर ओरिएंटलिस्ट्स का कोई पोस्टर बॉय था तो वो थे फ्रेडरिक मार्क्स मुलर। ये एक जर्मन विद्वान थे जो भारतीय ज्ञान और खासकर संस्कृत के प्यार में पूरी तरह डूबे हुए थे। मैक्स मुलर का काम कमाल का था। उन्होंने दुनिया को बताया कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी और अहम भाषाओं में से एक है। उन्होंने हितोपदेश जैसी कहानियों और यहां तक कि ऋग्वेद का भी जर्मन में अनुवाद किया। उन्हीं की तरह सर विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी बनाई ताकि भारत के इतिहास पर और गहराई से रिसर्च हो सके। अब आप सोचिए, जब आपके इतिहास को इतना गलत तरीके से दिखाया जा रहा हो तो क्या होगा? एक रिएक्शन तो आएगा ही, है ना? अंग्रेजी शिक्षा पाए भारतीय इतिहासकारों ने तय किया कि बस अब बहुत हुआ, अब हम अपनी कहानी, अपना इतिहास खुद लिखेंगे। और यहीं से शुरू हुआ राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का दौर। इस पूरे आंदोलन की भावना को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े के इन शब्दों में है, हमें अपना इतिहास खुद लिखना चाहिए। राजवाड़े सिर्फ कह नहीं रहे थे, वो करके दिखा रहे थे।
उन्होंने जोर दिया कि इतिहास सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि असली दस्तावेजों यानी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिखा जाना चाहिए। ये ग्रैंड डफ जैसे लोगों के लिए एक सीधी चुनौती थी। राजवाड़े ने कहा, अब सिर्फ सबूत बात करेंगे। इसी दौर में एक और जबरदस्त आवाज उठी, विनायक दामोदर सावरकर की। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। जिस घटना को अंग्रेज हमेशा सिपाही विद्रोह या सिपॉय म्यूटिनी कहकर छोटा दिखाते थे, सावरकर ने उसे अपनी किताब में एक नया नाम दिया, 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। और ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये पूरा का पूरा नजरिया बदलना था। सोचिए, एक ही घटना 1857 की, अंग्रेजों के लिए ये बस कुछ सिपाहियों का गदर था, लेकिन राष्ट्रवादी नजरिए से ये भारत की आजादी की पहली बड़ी लड़ाई थी। पूरी कहानी पलट दी गई। तो भारत के इतिहास को लिखने की ये लड़ाई सिर्फ अतीत की घटनाओं के बारे में नहीं थी, ये लड़ाई थी पहचान की, आत्मसम्मान की और अपनी कहानी कहने के हक की। और ये आज भी हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है, हम जो कहानी सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो किसकी कहानी है, और क्या उसे सुनाने वाला सही कहानी सुना रहा है। आज हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं, ये देखने के लिए कि मिडीवल इंडिया में हिस्ट्री आखिर लिखी कैसे जाती थी और लिखता कौन था। देखिए, ये सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं हैं, ये कहानी है अलग अलग नजरियों की, कुछ एकदम साइंटिफिक, कुछ हीरोइक और कुछ बिल्कुल पर्सनल। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, आज से 800 साल पहले ना कोई इंटरनेट, ना कंप्यूटर, ना गूगल, ना कोई प्रिंटिंग प्रेस। ऐसे में हिस्ट्री को रिकॉर्ड कैसे किया जाता था? लोग अपने पास्ट को, अपनी जीत और हार को आने वाली जनरेशन्स के लिए आखिर सेव करते कैसे थे? यही सवाल है जो हमारी आज की जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस सफर में हम 4 अलग अलग तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम मिलेंगे कल्हाना से, जिनका मेथड आप मानेंगे नहीं, सरप्राइजिंगली साइंटिफिक था। फिर हम ज़ियाउद्दीन बरानी से समझेंगे कि एक हिस्टोरियन की असली ड्यूटी क्या होती है। इसके बाद हम मुगल्स के ग्रैंड इंपीरियल रिकॉर्ड्स देखेंगे और आखिर में मराठा क्रॉनिकल्स यानी भक्कर्स की अनोखी दुनिया में चलेंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं कल्हाना से। ये बात है 12th सेंचुरी की और उन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री लिखी जिसका नाम है राज तरंगनी। पर अहम बात यह है कि ये सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं था, उनका तरीका अपने टाइम से कहीं कहीं आगे था। पता है, कल्हाना का हिस्ट्री लिखने का स्टाइल आज के मॉडर्न हिस्टोरियन से काफी मिलता जुलता है। सोचिए, 12th सेंचुरी में भी उनका अप्रोच कितना साइंटिफिक और क्रिटिकल था। वो हर चीज को आंख बंद करके बिलीव नहीं कर लेते थे। तो उनका मेथड था क्या? ये देखिए, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर डिपेंड नहीं करते थे। उन्होंने हर चीज को क्रॉस चेक किया। पत्थरों पर लिखे इंस्क्रिप्शंस, पुराने सिक्के, टूटे फूटे मॉन्यूमेंट्स के बचे हुए हिस्से, रॉयल फैमिली के रिकॉर्ड्स और हाँ, लोगों के बीच जो कहानियां चलती थीं उनको भी। एकदम किसी डिटेक्टिव की तरह वो अलग अलग सबूतों को जोड़कर सच तक पहुंचना चाहते थे। अच्छा, जहां कल कल्हाना एविडेंस और फैक्ट्स पर इतना फोकस कर रहे थे, वहीं एक और हिस्टोरियन थे, ज़ियाउद्दीन बरानी। उनका मानना था कि हिस्ट्री का एक मॉरल पर्पस भी होता है। उनके लिए हिस्ट्री लिखना सिर्फ फैक्ट्स रिकॉर्ड करना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और ये फिलॉसफी उन्होंने अपनी किताब तारीख़-ए-फिरूज़ शाही में समझाई। ये जो कोड आप देख रहे हैं, ये बरानी की पूरी सोच का निचोड़ है। उनका साफ कहना था कि एक हिस्टोरियन का काम सिर्फ रूलर की बढ़ाई करना नहीं है, उसकी असली ड्यूटी तो रूलर की गलतियों, उसके फेलिंग्स और उसकी गलत पॉलिसीज को भी बिना डरे लिखना है। सोचा जाए तो ये आज के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जैसा काम है ना? तो आखिर मुद्दा क्या है? बैलेंस का। बरानी के लिए हिस्ट्री आने वाली पीढ़ियों के लिए एक लेसन, एक सबक होनी चाहिए। और सबक तभी पूरा होता है जब आप रूलर के अच्छे काम के साथ साथ उसकी गलतियां भी बताएं। क्योंकि सोचिए, सिर्फ अच्छाई दिखाना तो प्रोपेगेंडा है, लेकिन पूरी सच्चाई दिखाना वही हिस्ट्री है। चलिए अब आते हैं मुगल दौर में। यहाँ हिस्ट्री लिखने को रॉयल पैट्रनेज मिला, मतलब बादशाह खुद इसमें इंटरेस्ट लेते थे। और इस दौर में 2 बिल्कुल अलग स्टाइल सामने आए। एक था बिल्कुल पर्सनल, डायरी जैसा, और दूसरा था ऑफिशियल, एकदम रिसर्च बेस्ड हिस्ट्री। तो इन 2 स्टाइल्स को समझने के लिए हम 2 लोगों पर फोकस करेंगे। पहले हैं मुगल एम्पायर के फाउंडर बाबर और दूसरे हैं एम्परर अकबर के दरबार के अजीम हिस्टोरियन अबुल फजल। पहले बात करते हैं बाबर की। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तुज़ुकी बाबरी। लेकिन ये सिर्फ मैंने ये जंग जीती, मैंने वो जंग जीती की लिस्ट नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा पर्सनल और डिटेल्ड थी। उनकी किताब एक ट्रैवल डायरी की तरह है, अ ट्रैवलॉग यू कुड से। जब वो इंडिया आए तो उन्होंने यहाँ की हर छोटी बड़ी चीज़ को नोट किया, जैसे यहाँ की लोकल इकॉनमी कैसी है, लोगों के रीति रिवाज क्या हैं, यहाँ तक कि यहाँ के फूल और पौधे कैसे दिखते हैं। इससे हमें उस जमाने की दुनिया की एक फर्स्ट हैंड झलक मिलती है, सीधे बाबर की नज़रों से।
अब बाबर के पर्सनल स्टाइल से बिल्कुल उल्टा अप्रोच था अबुल फजल का। उनका तरीका एकदम प्रोफेशनल हिस्टोरियन वाला था। उन्होंने अकबर के राज पर अकबरनामा लिखी, जो क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। उनका मेथड सिंपल था, पहले हर पॉसिबल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करो, फिर उसकी आलोचनात्मक जांच करो, यानी स्क्रूटनाइज करो, ताकि हिस्ट्री में कोई बायस ना रहे और वो पूरी तरह रियलिस्टिक हो। ठीक है, अब हम अपनी जर्नी के आखिरी स्टॉप पर हैं। चलिए चलते हैं मराठा ट्रेडिशन की तरफ, जहां हिस्ट्री लिखने का एक बिल्कुल यूनिक फॉर्म डेवलप हुआ। इसे कहते हैं भाखर। तो ये बखर है क्या चीज़? बेसिकली ये मराठी में लिखे गए हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हैं, और माना जाता है कि बखर शब्द आया है खबर से, जिसका मतलब होता है न्यूज़। इनमें ज़्यादातर हीरोज़ की बहादुरी के किस्से होते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, लड़ाइयों और महान लोगों की लाइफ स्टोरीज होती हैं। यहाँ कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सबासदा बखार से हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के राज की डिटेल जानकारी मिलती है। फिर भाऊ साहेबांची बखार हमें पानीपत की उस हिस्टोरिकल लड़ाई के अंदर ले जाती है, उसकी पूरी कहानी बताती है। और होलकर आंची कैफियत होलकर फैमिली की लेगेसी और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉर्ड करती है। मतलब हर बखार एक अलग इवेंट या डायनेस्टी पर एक विंडो की तरह है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि मेडिवल इंडिया में हिस्ट्री लिखने का कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं था। कल्हाना के साइंटिफिक मेथड से लेके बरानी की मॉरल ड्यूटी तक, बाबर के पर्सनल ऑब्जर्वेशन से लेके बखार्स के हीरोइक टेल्स तक, एक ही टाइम पीरियड में हिस्ट्री को बयां करने के कितने अलग अलग रंग थे। चलिए अब एक छोटा सा नॉलेज चेक हो जाए। आपकी स्क्रीन पर मैच द कॉलम्स हैं। क्या आप इन्हें सही से मैच कर सकते हैं? अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपना टाइम लीजिए। ओके, रेडी? चलिए आंसर्स देखते हैं। 1 का सी राजतरंगिनी, 2 का डी हिस्टोरियंस ड्यूटी, 3 का ए अकबरनामा और 4 का बी भाऊ साहेबंची बखर। आई होप आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। और अब आखिरी सवाल, ये आपके लिए है। अगर आप आज के हिस्टोरियन होते तो हमारे इस दौर की हिस्ट्री लिखने के लिए इनमें से कौन सा स्टाइल चुनते? क्या आप कल्हना की तरह प्योर एविडेंस पर फोकस करते, या बाबर की तरह पर्सनल एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करते, या शायद बरानी की तरह सच लिखने की मॉरल ड्यूटी निभाते? इस पर जरूर सोचिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्ते और वेलकम। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है उस बदलाव के बारे में जो 1947 के बाद इंडिया में आया। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स या बॉर्डर्स की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी इंडिया की खुद की स्टोरी की। हम देखेंगे कि कैसे आज़ादी के बाद इंडियन हिस्ट्री लिखने का तरीका ही बदल गया। हम आगे बढ़े सिर्फ राजाओं और महाराजाओं से आम लोगों की कहानियों की तरफ। अच्छा, एक बात सोचिए, जब मैं कहती हूँ हिस्ट्री या इतिहास, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए ये तस्वीर होती है राजाओं की, उनके महलों की, बड़ी बड़ी लड़ाइयों की, है ना? यही तो ट्रेडिशनल तरीका है हिस्ट्री बताने का, हमेशा ऊपर से नीचे। लेकिन सोचिए, क्या ये पूरी तस्वीर है या सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा? आज़ादी के बाद ना इंडियन स्कॉलर्स ने इन्हीं पुरानी कहानियों को देखा और एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछा, हम आखिर कहानी किसकी सुना रहे हैं? उन्हें रियलाइज हुआ कि हिस्ट्री की किताबों ने एक बहुत बड़ी आबादी को तो जैसे छोड़ ही दिया है। द फोकस हैड ऑलवेज बीन ऑन द एलीट, द पावरफुल। पर उन किसानों का क्या, उन मजदूरों का क्या, औरतों का क्या और उन कम्युनिटीज का क्या जिन्हें हमेशा दबाया गया? अब टाइम आ गया था कि उनकी भी कहानी सुनाई जाए। तो इस सवाल से ना 3 बड़े नए तरीके निकले इतिहास को देखने के। इस एक्सप्लेनर में हम 3 मेजर आइडियोलॉजिकल स्कूल्स पर फोकस करेंगे जिन्होंने इंडियन हिस्टोरियोग्राफी को यानी इतिहास लेखन को पूरी तरह से बदल दिया। पहला है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, जो क्लास के एंगल से पास्ट को देखती है। दूसरा है सबॉर्डिनेट हिस्ट्री, जो आम जनता यानी मासेस पर फोकस करती है। और तीसरा है फेमिनिस्ट हिस्ट्री, जिसने आखिरकार औरतों की कहानी को सामने लाया। तो चलिए शुरू करते हैं मार्क्सिस्ट लेंस से। इस स्कूल ऑफ थॉट का कहना था कि अगर आपको सच में हिस्ट्री समझनी है तो सिर्फ राजा महाराजा और उनकी पॉलिसीज को देखना काफ़ी नहीं है। आपको उस इकोनॉमिक इंजन को देखना पड़ेगा जो सोसाइटी के नीचे, पर्दे के पीछे हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के लिए हिस्ट्री इकोनॉमिक्स से चलती है। इट्स नॉट अबाउट ग्रैंड बैटल्स, इट्स अबाउट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी आसान भाषा में ज़मीन, फैक्ट्रीज और सारे रिसोर्सेज का मालिक कौन है और कैसे ये ओनरशिप सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस बनाती है, अमीर और गरीब। उनके लिए इतिहास की असली कहानी इन्हीं क्लासेस के बीच का रिश्ता है और अक्सर उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट। और ये स्लाइड ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है कि पर्सपेक्टिव में कितना बड़ा शिफ्ट आया। देखिए, ट्रेडिशनल हिस्ट्री पूछती है किस राजा ने कौन सी लड़ाई जीती।
लेकिन मार्क्सिस्ट हिस्ट्री पूछती है, खेती के तरीकों में बदलाव ने किसानों की जिंदगी पर क्या असर डाला? सवाल ही बदल गए। स्पॉटलाइट महल से हटकर खेत और फैक्ट्री पर आ गई। और इंडिया में इस सोच के पायोनियर्स थे दामोदर कोसांबी जैसे स्कॉलर्स। उन्होंने इस फ्रेमवर्क को यूज किया इंडियन कास्ट सिस्टम के एवोल्यूशन को समझने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट फिगर थे कॉमरेड श्रीपाद अमृतदांगे, जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर्स में से एक थे। उनकी किताब प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी इस स्कूल ऑफ थॉट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वो सिर्फ हिस्ट्री लिख नहीं रहे थे, वो सोसाइटी के पूरे स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहे थे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। क्लास आ गई, आर्थिक स्थिति आ गई, पर एक और स्कूल ऑफ थॉट आई जो और भी नीचे और भी ग्रास रूट्स लेवल पर जाना चाहती थी। ये थी सबॉल्टर्न हिस्ट्री, या जिसे आप कह सकते हैं हिस्ट्री फ्रॉम द बॉटम अप, हिस्ट्री नीचे से ऊपर की तरफ। ये जो शब्द है ना, सबॉल्टर्न, ये एक इटालियन थिंकर एंटोनियो ग्राम्शी के काम से आता है, और इसका सीधा सा मतलब है बॉटम मोस्ट रैंक्स। बेसिकली सोसाइटी के वो सब लोग जिनके पास पावर नहीं है, जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती, द मार्जिनलाइज्ड, द अप्रेस्ड, वो लोग जो कभी हिस्ट्री की किताबों के हीरो नहीं थे। तो इनका मिशन क्या था? बड़ा सिंपल, हिस्ट्री को ऊपर से नहीं, नीचे से लिखो। राजा या अंग्रेज ऑफिसर के नजरिए से देखने के बजाय आप शुरू करते हैं एक किसान के अनुभव से, एक आदिवासी कम्युनिटी के अनुभव से। इस फील्ड को एक फॉर्मल एकेडमिक डिसिप्लिन बनाने का क्रेडिट जाता है इंडियन हिस्टोरियन रंजीत गुहा को। लेकिन ये आइडिया इंडिया के लिए कोई नया नहीं था। रंजीत गुहा के फॉर्मल काम से बहुत पहले महात्मा ज्योतिराव फूले जैसे थिंकर्स ऐसी ही हिस्ट्री लिख रहे थे। अपनी किताब गुलामगिरी में उन्होंने शूद्र कम्युनिटीज़ के शोषण की कहानी लिखी। वो लोग जो कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे थे, वो उनकी कहानी बता रहे थे जब कोई नहीं बता रहा था। ऑफ कोर्स हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन को नहीं भूल सकते। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि इंडिया के कल्चर और पॉलिटिक्स को बनाने में दलित कम्युनिटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसे जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया। उनकी पावरफुल किताबें जैसे हु वर द शूद्रास और द अनटचेबल्स ऐसे फाउंडेशनल टेक्स्ट्स हैं जिन्होंने एक ऐसे पास्ट को वापस लाया जिसे छीन लिया गया था। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी लेंस पर। हमने क्लास की बात की, मैसेज की बात की, पर अभी भी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप था, एक बहुत बड़ी कमी थी। सदियों से आधी आबादी यानी औरतें, उनकी कहानी तो लगभग गायब ही थी। ये एक बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत गहरा सवाल है ना? सोच के देखिए, अगर कहानी लिखने वाले सारे मर्द होंगे तो कहानी किसके बारे में होगी? नेचुरली उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनकी प्रायोरिटीज के बारे में। फेमिनिस्ट हिस्ट्री इसी इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए आई। उसने आखिरकार पूछा, भाई जब ये सब हो रहा था तो औरतें क्या कर रही थी? और इंडिया में इस सोच की सबसे बड़ी पायनियर थी ताराबाई शिंदे। उनका काम अपने टाइम से बहुत बहुत आगे था। उन्होंने अपने आसपास के समाज को देखा और उन सभी रिवाजों पर, उन सभी स्ट्रक्चर्स पर सवाल उठाए जो औरतों को दबाकर रखते थे। साल था 1882। उन्होंने एक किताब पब्लिश की, स्त्री पुरुष तुलना, जिसका मतलब है अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन। इस किताब को इंडिया का पहला फेमिनिस्ट टेक्स्ट माना जाता है। ये एक जबरदस्त हमला था उस मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम पर, उस पेट्रियार्कल सोसाइटी पर। तो ताराबाई शिंदे ने एक रास्ता खोला। उनके कुछ ही साल बाद 1888 में पंडिता रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन पब्लिश की, और आज़ादी के बाद ये सिलसिला चलता रहा। फेमिनिस्ट राइटर्स ने मॉडर्न इश्यूज पर फोकस करना शुरू किया, जैसे नौकरी, वर्कप्लेस पर भेदभाव और पॉलिटिकल राइट्स के लिए औरतों की लड़ाई। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? जब आप इन सब अलग अलग नज़रियों को, इन सब लेंसों को एक साथ रखते हैं, तो आपको सिर्फ एक अलग कहानी नहीं मिलती, आपको एक बहुत बड़ी, एक ज़्यादा कंप्लीट कहानी मिलती है। देखिए, हर एक लेंस ने इतिहास का एक छिपा हुआ हिस्सा सामने लाया। मार्क्सिस्ट लेंस ने हमें सोसाइटी का इकोनॉमिक इंजन दिखाया। सबॉल्टर्न लेंस ने उन करोड़ों लोगों को आवाज़ दी जिनकी आवाज़ दबा दी गई थी, और फेमिनिस्ट लेंस ने औरतों की कहानियों को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाया। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि 1947 के बाद हिस्ट्री अब सिर्फ राजाओं और जंगों की एक सिंगल स्टोरी नहीं रही। ये एक रिच, कॉम्प्लेक्स और कई कहानियों का गुलदस्ता बन गई। इसने हमें इंडियन पास्ट की एक ज़्यादा सच्ची, एक ज़्यादा इंक्लूसिव और अल्टीमेटली एक ज़्यादा पूरी अंडरस्टैंडिंग। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हिस्ट्री के इस दायरे को बड़ा करने का काम कभी ख़त्म नहीं होता। यह हमें मजबूर करता है पूछने पर, आज भी जब हम अपने आसपास देखते हैं, आखिर वो कौन है जिसकी कहानी आज भी नहीं सुनाई जा रही है?
और कौन है जो उस कहानी को सुनाएगा।